नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ आपसे छुपाते नहीं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं है। अब आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम वो बात करने जा रहे हैं जो घर घर में बात होगी। घर घर में, आपके बीच में भी, दोस्तों के बीच में भी, कॉलेज फ्रेंड्स में, ऑफिस गोअर्स के बीच में, सीनियर सिटीजन्स के बीच में एक ही चर्चा। मोदी का क्या होगा? मोदी का क्या होगा? ये सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे क्या हो गया इस चुनाव में? चुनाव में कुछ मोदी के साथ गलत हो गया, या जो राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव में कुछ गलत कर दिया, नहीं तो मोदी तो आता ही नहीं तीसरी बार। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास कि आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं। सर्वे होते रहते हैं, दुनिया भर में होते रहते हैं। एक सर्वे फिर हुआ है। हर सर्वे का प्रेमाइस ये होता है, आज इलेक्शन हो जाए तो, आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा। तो अभी तो कितना टाइम हुआ? आज देखिए हम 24 अगस्त को बैठे हुए हैं, 4 जून को नतीजा आए थे। जून पूरा निकला, जुलाई पूरा निकला, लगभग ढाई महीना आप मान लीजिए, मोटा मोटा 2.5 महीना हुआ है। अब 2.5 महीने में ही इस सरकार के ऊपर इतने ग्रहण लगाने की कोशिश हुई कि ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे आपको मेहमानों से मिलवाता हूं, फिर चर्चा हम करेंगे। विनोद अग्निहोत्री साहब हमारे साथ। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। और आज एक हमारे पास एक गेस्ट होंगे जो इस प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं। आप उनको देखते सुनते रहते हैं, रजत सेठी साहब, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। मुझे भी बताया शांतनु जी उनके बारे में बहुत कुछ। वो भी बस ज्वाइन करने वाले हैं प्रोग्राम में। उनको भी उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है देश की राजनीति को लेकर के। लेकिन क्या सर आज कॉन्टेक्स्ट ये है, सर एक सर्वे हुआ जी, उस सर्वे ये कह रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी की बढ़ जाएंगी 4 सीटें मोदी जी की बढ़ जाएंगी। जी हाँ, तो 4 सीटें मोदी जी की बढ़ जाएंगी और कांग्रेस पार्टी की बढ़ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की बढ़ेगी 6 सीट। 6 सीट मतलब कांग्रेस, 105 हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी की और 244 हो जाएंगी बीजेपी। ऐसी कह रहा हूं। जी हाँ, ऐसा ही है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। आज अगर चुनाव हो तो बीजेपी को 38% वोट, 244 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 25% वोट और 106 सीटें, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ जाएंगी। वोट शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 1.5% के करीब बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ने की उम्मीद, सर्वे कह रहा है 3% के करीब, 2.5-3% के करीब कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस है वो डाउन हो रहे हैं, वो डाउन होंगे। ऐसा सर्वे कह रहा है। क्योंकि दोनों के बढ़ रहे हैं तो कहीं से खींच रहे होंगे। बीजेपी कांग्रेस की जहां जहां टक्कर होती थी वो बढ़ रहा है मामला। ये चीज सर्वे कह रहा है। बहरहाल मैं सर्वे में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। सर्वे क्या कह रहा है? मोटे तौर पर ये कह रहा है कि मोदी जहां है वहां है, मोदी कहीं नीचे नहीं जा रहे, मार्जिनली ऊपर ही उठ रहे हैं। सेम विद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कि माहौल इतना मोदी के खिलाफ हो गया कि 150 पहुंच जाए या कहीं ऊपर पहुंच जाए, और ना मोदी के लिए इतना टफ हो गया कि मोदी वापस आ जाए, 240 के नीचे आ जाए। तो ऐसा हमारे को लग रहा है थर्ड गेस्ट आ गए। रजत जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में, आइए। कैसे हैं आप? प्लीज वेलकम। शांतनु जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अभी आपका मैंने छोटा सा परिचय दिया। अच्छा, अभी तो परिचय कुछ दिया ही, नाम ही बताया। ठीक है, मैंने आपको परिचय दिया। विनोद ने मुझे आपका परिचय दिया। रजत सेठी साहब IIT के पढ़े हुए हैं। IIT कौन सा रजत जी? खड़गपुर IIT से पढ़े हुए हैं, फिर हार्वर्ड गए पढ़ाई अपनी आगे करने के लिए। कानपुर के रहने वाले हैं और देश की पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी भी रखते हैं, काम भी करते हैं। और 2 कानपुरी आपके सामने, मैं भी कानपुर का। क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह। कानपुर को हम एक ही कानपुरिया भारी पड़ता था। ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। नहीं, और मुंह में गुटका हो तो बात ही क्या। नहीं, ब्रह्मावर्त जो है ना, ब्रह्मावर्त के वाले भी वहीं गए। नहीं, ब्रह्मावर्त जो वहाँ बिठूर है, वहाँ एक खूंटी गड़ी हुई है। अच्छा, मेटल की। और वो कहा जाता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। अच्छा, बाकायदा पूजा होती है उस खूंटी की बिठूर में। आप जाइए, वो तीर्थ है। ऐसी कथाएं हम सुनाएंगे कि सारी कहानी आपकी कानपुर के इर्द गिर्द की रहेगी, तो इससे अच्छा है कि तो इससे आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी भूमिका मैंने बना दी है कि प्रोग्राम में आज हम आज का पॉलिटिकल माहौल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी आज एक कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी निकाला आज ही। वो वीडियो में मैंने उसके शब्द नोट कर लिए। नरेंद्र मोदी का कद लगातार गिरता जा रहा है। मेरे से भारी आवाज में एक आदमी ने उसका वॉइस ओवर किया था और ऐसे बिल्कुल बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी का कद लगातार गिरता जा रहा है, अपने मन का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी लोगों पर नहीं थोप पा रहे हैं, हर फैसले से पीछे हटना पड़ रहा है, हर जगह उनकी फजीहत हो रही है। ये नरेंद्र मोदी के अहंकार का अंत है। तो ऐसा कुछ है रजत? देखिए, जब आदमी राष्ट्र सेवा में आता है तो उसके कुछ सपने तो होते हैं। किसी को भी अगर दारोमदार मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी देश को चलाने की, तो वो अपने विजन को लेकर आता है। अब आप बोलिए कि विजन की ही हार है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोएलिशन पॉलिटिक्स में कई बार जो उनका कोर विजन होता है उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, रियलिज्म है ये। और पॉलिटिकल रियलिज्म तो मनमोहन सिंह जी ने भी काफी दिखाया। कुछ ऐसे विषय आते हैं, जैसे उस समय न्यूक्लियर डील का विषय आया था जिसमें उन्होंने बोला सरकार जाती है तो जाए, लेकिन मैं टिका हूं उस डील के ऊपर। उनका तो वो वाक्य ऐसे फेमस हुआ था ना कि
गठबंधन की कोई बहुत मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल था? ऐसा कहा था, लेकिन कई ऐसी चीजें आती वो हैं था जो अटल जी के जैसे गठबंधन धर्म शब्द ही अटल जी ने चलाया था। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे एजेंडा होंगे जो कि डीपली विचारधारा के आसपास वाले एजेंडा होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पे डिगने वाले नहीं हैं। वो कोशिश करेंगे कि जो आउटरीच करना है, सबको साथ लेके चलने का प्रयास है, वो जरूर करें। आप उल्टा होता है वैसे एक्चुअली जो आइडियोलॉजी के कोर इश्यूज होते हैं जिन पर विवाद हो सकता है, लोग उन सरकार चलाने के लिए उनको पीछे करते हैं। मुझे यही लगता है कि जब व्यक्ति, स्पेशली जब एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व हो जो कि मिशन मोड में काम करने में जिनको रुचि है, वही करते हैं, वही स्टाइल है उनका, तो उनको कैसे मनूवर करना है वो उनकी कला पे छोड़ दीजिए। कांग्रेस ज्यादा चिंतित नहीं हो। कांग्रेस के पास देखिए समस्या अभी लेजिटिमेसी की है। ठीक है, एक उफान पे है उनका, क्योंकि एक ब्रांड जब जीरो से शुरू करता है तो बेस इफेक्ट बहुत कम होता है, तो कुछ भी बोलेगा तो लिखेगा दिखेगा कि बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस के आसपास। लेकिन मेन जो समस्या कांग्रेस की वो है कि उन्होंने कहीं क्रेडिबली जो बातें वो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाया है। अभी उसके लिए समय है। उनके पास 2 स्टेट्स हैं, तेलंगाना और कर्नाटका, 2 बड़े स्टेट्स हैं। उन बड़े स्टेट्स में कहीं कुछ खटाखट काम किया हो, वहां पर कास्ट का सेंसस किया हो, रिपोर्ट ला के रखी हुई है कर्नाटका मुख्यमंत्री ने। सेलेक्टिवली लीक करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कास्ट के सेंसस को पब्लिक कर सकें। तो जो कथनी और करनी में जो अंतर है, जब तक ये नहीं पटेगा तब तक कांग्रेस ये वॉइस ओवर वगैरह करके ड्रामा कर सकती है। वोट का जो प्रतिशत है उसमें कोई खास अंतर नहीं आने वाला। जो आपने कमाल वाली बात कही ना आपने कि इन्होंने अपने काम गिनाए नहीं। हमारे प्रोग्राम में आते थे आदेश आते थे। कांग्रेस पर अच्छी पकड़ रखते हैं वो। इन्होंने एक चीज लिखी, डीके शिव कुमार की राजनीतिक कुंडली आजकल खराब चल रही है। हाल ही में महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में, आदेश तुम्हारा ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं, हाल ही में महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार को इशारों में बता दिया कि उनके कारण ही जातिगत जनगणना का डेटा रुका हुआ है। कौन है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन हो सकता है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? राहुल गांधी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 ही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी मीटिंग में थी नहीं। राहुल गांधी है। तो सीधी सी बात, तो सीधे राहुल गांधी लिख देते, क्या दिक्कत है? कला है, कला तो है, कमेंट ज्यादा आते हैं, लेकिन वो ज्यादा और ऑथेंटिक हो जाता है। अरे तो जो बात ये कह रहे थे ना कि कांग्रेस ने अपने राज्यों में वो काम करके नहीं दिखाया जो वो कहती है कि जो वो एजेंडा और लोगों के सामने रख रही है। जाओ, या वो जो आरोप लगाती है कि मोदी नहीं कर रहे, मोदी नहीं करा रहे जातिगत जनगणना, तुमने तो करा के रखी हुई है, जगह दे दो, रिपोर्ट दे दो उसकी। वो बात वो कहना चाह रहे थे। बहरहाल नहीं, मैं आज ना जैसे बिहार ने करके दे दिया उस तरह से आपको ना हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, मामला वो अलग बात है, लेकिन अगर कराया तो उन्होंने कहा था हम करेंगे और उन्होंने करके रिलीज भी कर दिया। नीतीश जी का एक कोर एजेंडा था, लेकिन मैं आज आपसे जो है बात पॉलिटिकल कंपल्शंस की नहीं करना चाहता, मैं बात आप लोग पब्लिक मूड की करना चाहता हूं। कई बार ये भी होता है ना सर, अगर कोई आदमी किसी को कोई दिखता है यार ये कमजोर हो रहा है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो पब्लिक की नजर में भी अगर वो कमजोर दिखने लगे तो फिर वो स्पाइरल होता है, वो नीचे ही जाता है। पब्लिक की जो मूड, ऐसे अगर आदमी चढ़ता हुआ दिखता है तो फिर वो चढ़ता ही जाता है। पब्लिक की जो मूड की आप बात कर रहे हैं, दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से पब्लिक के मूड में जो एक बदलाव क्या आया, लोकसभा चुनाव के पहले लोग ब्रांड मोदी की अपराजयता को लेकर उनके अंदर संदेह था, टेफ्लॉन कोटेड, कि ये ब्रांड ऐसा है जो ये डाउन हो ही नहीं सकता, और खासकर कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती डाउन। ये एक धारणा थी, जो धारणा टूटी जब नतीजों से। अब कितना टूटी वो अलग बात है, लेकिन वो टूटी। वरना पहले राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में बीजेपी हारी, जीती भी हारी भी, दोनों तरह के नतीजे रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 2019 जिस तरह से जीती थी, तो लगता था कि लोकसभा में तो मोदी जी का ही ब्रांड चलेगा। तो वो, और जितना हाइप बीजेपी ने क्रिएट कर दिया था, 325, 370, 400, और 22 जनवरी का उस दिन याद करिए जब पूरे देश में कुछ उसके अलावा कोई सोच ही नहीं रहा था। तो वो जो नतीजे आए, तो उससे ये बात है कि जो आप कह रहे हैं ना, कि लगा कि यार ये ब्रांड भी हार सकता है, ये ब्रांड भी कमजोर हो सकता है, हारे ना हारे कमजोर हो सकता है। तीसरी बार सरकार बना ही ली है, कमजोर 40 ले ही है, कमजोर हो सकता है। मतलब तो वो चीज जो है, नहीं तीसरी बार बात सही, वो उनकी उपलब्धि है कि तीसरी बार सरकार बना के मोदी जी कम से कम नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो है, तो वो तो उपलब्धि है। और तीसरी बार सरकार 240 आई तो ब्रांड मोदी के क्यों नहीं है 240, और किसके हैं? नहीं ब्रांड आप देखिए, ये तो बीजेपी से वालों से पूछिए ना, उन्होंने ही तो तान दिया था वहां तक। भाई आप इतना तान देंगे तो फिर आपका जो आप नीचे आओगे। तो वैसे ही बताइए जैसे आप मुझे बाहर बता रहे थे, क्या कहते थे बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले?
देखो मैं तो ये मानता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि अगर मोदी जी को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी 150 सीट पे है। अगर 240 आई हैं तो उसमें जो 90 सीटें या 100 सीटें हैं वो तो मोदी जी की हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी चुनाव होता, अभी तक जितने 2014 के बाद चुनाव हो रहे हैं जहां बीजेपी हारी भी है, तो मेरा मानना है कि जितनी सीटें उसकी आती हैं अगर मोदी जी को माइनस कर दिए तो आधी रह जाएंगी। अगर कर्नाटक में 65 सीटें आई तो वो 45 ही होती है, 40 ही राहुल होती की है। कितनी है 100 में से? किसकी? जैसे मोदी जी की 90 सीट बोली आपने, तो राहुल की कितनी है? राहुल की 20-25 सीटें तो होंगी कम से कम, 20-25 का है जो उनके अपने नाम पे पड़ी जो होंगी। उनके नाम बिल्कुल पड़े होंगे। राहुल कम उनकी से कम 20-25 होंगे के 20-25। भाई 90 में प्रोपोर्शन तो वही रहेगा ना, 240 में 100 और 90 में 20। ये 2.5 महीने के अंदर मोदी सरकार के इसका इस 2.5 और इसका महीने तो के भाई कामकाज में रायबरेली बनारस से तुलना कर लीजिए ना, इस 3,90,000 और 1.5 लाख, इस- ये भी तो इस- कर अखिलेश भी लीजिए, 1.5 वो भी लाख फैक्ट है ना। अखिलेश भी 1.5 लाख नहीं नहीं, अखिलेश जीते, मैं राहुल मोदी की बात कर रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ 1.5 लाख से जीतना, अगर कम से जीतना होता है भाई तो अखिलेश भी 5.5 1.5 लाख से जीतना नहीं, है। 5.5 लाख से कभी नहीं जीते थे। 5.5 से लाख 1.5 लाख आना अपनी और पुश्तैनी हार से 1.5 लाख इसलिए मैं से- इसलिए मैं कहता था शांतनु फैक्ट्स में बात करो, 5.5 से 1.5 लाख आना प्राइम मिनिस्टर का। अखिलेश इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। ओके ओके सर, छोटे ओके नेता ओके हैं ओके नहीं मेरा सब अब जी ने मान लिया कि अखिलेश छोटे हैं। मैं यहाँ आने जा रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ कि इन 2.5 महीनों में तीसरी सरकार के कामकाज के बाद आज आपको लगता है कि वो ब्रांड मोदी जो कमजोर हुआ था 240 पर आकर के 303 से वो उठ रहा है, वही है? जैसे हमने बातें की भाई कुछ मजबूरियां हैं इस सरकार की, या आपको लगता है कि नहीं अब डाउनवर्ड ही है ट्रेंड? देखिए सौरभ, दो तरह से बात करते हैं। पॉलिटिकल सर्कल्स में हम लोग जो विश्लेषण करते हैं वहां पे, और आम जनता में क्या, मेरे ख्याल से आम जनता वो 240 के ऊपर निकल चुकी है। मोदी प्राइम मिनिस्टर है, मोदी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह, नई नई चीजें देश में हो रही हैं जैसे वो पहले कम ज्यादा के ऊपर आ गई। वो खासकर जो लाल किले से भाषण दिया गया उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको हम पुसी फुटिंग कहते हैं कि मैं साइड से जाऊंगा। वो मतलब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड बोलते हैं। वो बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर भी बिल्कुल खरी खरी बोलते हैं। और विदेशों का हाथ भारत के चुनाव में हो सकता है, उसको पहली बार मुखरता से किसी प्राइम मिनिस्टर ने जोर से बोला। ऐसे कहूं कि लोगों की नजर में ये वही मोदी है। वही मोदी है, उन्होंने कहीं से बचते वो दिख नहीं रहे, है ना। अब वो यूपीएससी की लेटर एंट्री आपने ले ली वापस, तो लोगों का मुद्दा ही नहीं है ना। वो 45 सीटें आई थी वो, और अच्छी बात है कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो भी मोदी करेंगे। लेटर एंट्री की बात तो कब से हो रही है? देखिए जो बातें हम सोचते थे कि इस पर निबंध लिखे जाएंगे, वो बातें तो मोदी कोई भी चीज जो चीज मुश्किल चीज है, 370 सोचते थे पीएचडी का टॉपिक है, मोदी करेंगे। लेटर एंट्री पहले तो करना, और उसमें भी रिजर्वेशन होना, ठीक है, वो भी मोदी के सिर पे, वो भी मोदी मैं करेंगे। आपसे परसेप्शन ही जानना चाह रहा हूं। आम आदमी के बीच में क्या है, वही पॉलिटिकल सर्कल छोड़ दीजिए, वो तो हम लोग वैसे ही हैं। बल्कि इसमें नीचे यूपी क्या में बताता हूँ, यूपी में आप किसी जिले में जाए जहाँ पे भाजपा हार गई है, तो वहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं यार गलती हो गई, मैं इसीलिए गलती हो गई यार, ये तो गलती हो गई। उनको लगता है कि योगी जी, मैं योगी जी पे शिफ्ट करता हूँ, योगी जी थोड़े वीक हो गए क्योंकि स्टेट से समअप हो गई, बीजेपी की सीटें कम आई हैं। Coffee यूपी यूपी बड़ा स्टेट है, यूपी बड़ा स्टेट। कई लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं यार अपना यूपी में कई जगह थी भाजपा के अपना कैंडिडेट हराना, बाकी तो जीती रही है। ये बहुत जगह था कि कैंडिडेट से दिक्कत है। हमने बात भी करी कैंडिडेट का सिलेक्शन से ठीक नहीं था यूपी में, तो लोग कहते हैं यार लोग रिग्रेट करते हैं। लोग रिग्रेट करते हैं क्योंकि जो मेरा गुंडागर्दी बड़ी है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा एक छोटा सा इसमें इंटरप्रिटेशन है। देखिए बड़ा जस्टिस सीकिंग होती है, न्याय को पसंद करने वाली हमारी जनता। उनको जहां दिखता है ना, जब पेंडुलम है वो एक एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है तो उसको सेंटर में लाने का काम जनता करती है। तो कई बार, और 10 साल में रही है प्रधानमंत्री मोदी जी और जो आसपास काम करते हैं उन लोगों की, वहां तक अगर एरोगेंस नहीं हो, लेकिन नीचे के जो छुड़भैया नेता हैं वहां तक ना बड़ा एक दम्भ भर जाता है कि हम सत्ता में हैं और सत्ता पे काबिज हैं, हम सत्ता से हमको कोई हटा नहीं सकता। तो ये सब चीजें ना छोटा छोटा करके जमीन पे ऐड होती है। फिर जनता जो है एक साथ आती है, अनकोऑर्डिनेटेड, बड़ा डिसेंट्रलाइज तरीके से इकट्ठी होती है और जवाब देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के आदमी और महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटेड तो है नहीं। हाँ, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। यही हमारी खूबसूरती है हमारे जनतंत्र की कि एक अनकोऑर्डिनेटेड अब सेंटर में ले आए, अब यहां से कहां? नहीं, देखिए सेंटर में पेंडुलम ला के उन्होंने न्याय और जस्टिस को डिलीवर कर दिया। अब यहां से मोदी के अगर कंधे झुके हुए दिखेंगे ना, तो ये जनता प्यार में पागल होकर खड़ी हो जाएगी उनके लिए दोबारा। तो ये मत सोचे कांग्रेस की जो पॉलिटिकल कैपिटल एकत्रित करी है परमानेंट है, कुछ परमानेंट नहीं है। उनको योगी, हल्का सा भी हारे हुए योगी दिखेंगे, हल्के से भी झुके हुए मोदी जी दिखेंगे। यही जनता बोलेगी कि नहीं, ये राहुल गांधी की अकड़ को वापस पेंडुलम सेंटर पे लाना है। इसलिए जनता को कोई भी फॉर ग्रांटेड जिस बड़े नेता ने लिया है उसको क्षति हुई है राजनीतिक रूप से। इसलिए इसको समझना जरूरी है, ये परमानेंट नहीं है जिस तरह से ब्रांड प्ले आउट कर रहा है। इसमें वापस उतार चढ़ाव आएंगे। कैसे राहुल गांधी इस चीज को, इस मोमेंट ब्रांड आपने शब्द इस्तेमाल किया, सर ने वो इस्तेमाल किया। मैंने कल कोई इस पे एक्स पर ही, ट्विटर पर ही, मैं किसी का, वो भी कोई ऐसा कोई ब्रांड मैनेजर होगा, कुछ होगा, तो उसने लिखा हुआ था कि ब्रांड कैसे ऑपरेट करता है, कि वो ब्रांड एक पीक तक जाएगा और वहां पर उसकी एक बार जब सैचुरेशन हो जाएगी फिर वो नीचे ही आएगा और फिर वो ब्रांड दोबारा नहीं उठता। ये उस व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन था। ब्रांड्स आसानी से रिवाइव नहीं होते। अगर ब्रांड
लोगों के मन से उतर जाए तो आई डोंट नो। नहीं, मैं एग्जांपल दे दूं, पेप्सी कोक है, दशकों से ब्रांड चला आ रहा है और प्लेटो हो जाता है, एक स्तर पे आके रुकता है, और जरूरी नहीं है कि पेप्सी और कोक का ब्रांड नीचे गया हो, वो आके एक संतुलन पे आगे टिका सही है, रहता अगर वो बहुत बड़े स्तर पे। अगर वो रुके रहे तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही मैं बोल रहा हूँ, रुके रहने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया प्रयास करने पड़ते हैं, जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी पर्दे के पीछे से वो प्रयास उन्होंने चालू कर दिए हैं पिछले 2-3 महीनों से, और आगे भी करते रहेंगे। जो कोर एजेंडा था, कोर राजनीति थी हिंदुत्व की और एक राष्ट्रवाद की कोर राजनीति, इसमें एक डिग्री का समाजवाद भी प्रधानमंत्री को जहां जहां उनको जरूरी लगेगा ऐड करेंगे। ये एक इनविंसिबल मॉडल बनेगा जो कि उनके ब्रांड को कंसिस्टेंटली जहां पर है वहां पर रखेगा। सर यू एग्री? नहीं, देखिए मैं रजत जी की इस बात से सहमत हूं कि उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, और मेरा मानना है नेता ब्रांड नहीं होता है। ब्रांड जो है ये शब्द मार्केटिंग का चलाया हुआ है, और जब देश में पहला ब्रांड मैनेजर आया था जिस संस्थान में, उस संस्थान में था उस समय, ब्रांड मैनेजर शब्द ही तब शुरू हुआ था। नेता जो होता है वो नेता होता है। 77 में इंदिरा गांधी का ब्रांड एकदम पिट गया था, और 80 में वो ब्रांड फिर भर के आ गया। ठीक बात। ये तो हमारे सामने एग्जांपल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नेता आता है, रिवाइव करता है। जो जिन ब्रांड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट्स जो हैं, तो प्रोडक्ट जो है वो एक जड़ होता है, नेता चेतन होता है। तो नेता के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है, नेता कोर्स करेक्शन की गुंजाइश कर सकता है। कोई नेता हो, वो चाहे मोदी जी भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सर योगी जी हो, नेता कोई तो भी हो। आइडियाज पे चलता है ना। नेता आइडियाज पे चलता है, नेता परसेप्शन पे चलता है, और नेता अपने कोर्स करेक्शन भी कर सकता है। जो गलतियां उससे हुई है वो उनको जो है वो ठीक कर सकता है, या और गलतियां भी कर सकता है। दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों में नहीं हूं कि एकदम से मान लें कि ब्रांड मोदी पिट गया, आपको खड़ा नहीं होगा, और ना मैं उनमें हूं कि वो निर्भर करेगा राहुल गांधी कैसे चलते हैं और मोदी जी कैसे चलते हैं, इन दोनों पे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं इससे इनकी बात से सहमत हूं रजत की, मैंने अपने कॉलम में लिखा भी है कि मोदी जी जब उनको लगेगा कि अब ये सरकार चलाना उनके लिए सही तरीके से संभव नहीं है, तो वो बहुत गिड़गिड़ा करके सरकार नहीं चलाएंगे। वो अपने जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व का, उस पर आकर के अल्टीमेटली वो जनता के बीच जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय ये कि वो समझौता परस्ती करें। नहीं, लेटरल एंट्री और ये मैं मानता हूँ ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है जिन पे सरकार अड़े, लेकिन जैसे यूसीसी हो गया, वन नेशन वन, इसलिए लाल किले के प्राचीर से उन्होंने दोनों को एड्रेस किया। मैंने ये बात अपने कॉलम में लिखी कि विचार और सरकार में अगर एक को चुनने की नौबत आई तो वो विचार को चुनेंगे, क्योंकि वही उनके ब्रांड की खासियत है। इन्होंने एक बात और कही, फिर ऐसे में अगर मोदी जी के कंधे झुके हुए दिखे या कोई लगा कि इन पर दबाव डाला जा रहा है, तो जनता उमड़ के प्यार नहीं, वो जनता में भी दो हिस्से हैं, एक समर्थक के विरोध। देखिए जैसे यार शांतनु कह रहे गलती हो गई, तो गलती वाले दूसरे भी हैं। अगर यार 40,000 से हारी बीजेपी, यहाँ अगर पता होता तो हम इसको 1 लाख से हरा देते। ये भी ऐसे लोग भी हैं। अब मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ 40,000 से बीजेपी कैंडिडेट जीता है, और लोग कह रहे हैं यार पता होता कि हार रहा है तो वो ढंग से हरा, अगर ये इतने कम पे जीत रहा है तो हरा ही देते। नहीं, अब तो हर तरह के लोग हैं वो। नहीं, अखिलेश यादव हूँ, इसलिए ऑपोजिशन जनता के में बहुत भी- लोग ये कहते हैं कि यार हमको पता होता ऐसा माहौल है, कर हाँ, लेते हमने थोड़ा और जान लगाया होता तो पता हमारे मैंने 35 की आपसे 50 आ जाती। प्रोग्राम शुरू होने से पहले क्या कहा था कि बीजेपी के, इसी के लिए तो मैं थोड़ा सा कर रहा था। हाँ, बीजेपी के जो हमारे मित्र थे जिनसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड पूछा करता था, तो कोई मतलब 315 से लेकर 325 340 सीट तक पार्टी की सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं होते थे। जो बहुत कम देते थे वो 315 तक आते थे, और नहीं तो 325 330 335, बंगाल में 30 सीटें, महाराष्ट्र में 30 हाँ, प्लस, कुछ भी चल रहा था। यूपी में 70 प्लस, ये चल रहा। और ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बोलने के लिए। और कांग्रेस का उल्टा था, वो जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते थे वो 70 70 प्लस 75 की बात करते थे, और जो थोड़े वो थे वो था भाई साहब कर तो रहे 55 60 आ जाएंगे ये वो, तो उनमें उस तरह की थी। अब वो आ गए 99 लगभग 100 के करीब, और वो आ गए। तो ये दोनों तरफ ये बात थी कि इतनी उनको उम्मीद नहीं थी, उनको उम्मीद। अरे आपने क्योंकि कहा नेता ब्रांड नहीं होता, और सामने नेता के सामने चैलेंजर भी एक होता है, वो भी, और वो कितना उसमें कितना दम है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसमें एक कंपैरिजन इस सर्वे में और किया, मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस और ले रहा हूँ कि हाँ कि लगभग 49-50% लोग मोदी जी को आज भी पसंद कर रहे हैं पीएम के तौर पर। राहुल गांधी इज 22%, बहुत बड़ा गैप है। गैप था है। इसको मैं जब प्रेजेंट कर रहा था हाँ। इस असेसमेंट को, इसके जो और फाइनल डिटेल्स थे, ये जो जहां तक पहुंचा है ना ये नंबर 22% और 49-50 के आसपास मोदी जी का नंबर, और 22% राहुल गांधी का। इसमें राहुल गांधी की मुख्य भूमिका जो रही है वो ये रही है कि पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने एक काम किया कि विरोध के जितने भी वोट थे उसका बेताज बादशाह बनने का काम किया। इसके पहले तक
जब तक वो सीरियस नहीं थे राजनीति को लेकर, आते थे फिर वेकेशन पे जाना, वापस आना, वापस छुट्टी पे जाना, एक नॉन सीरियस नेता की छवि थी। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और उसके बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि जितने भी समानांतर रीजनल पार्टीज के नेता हैं उनमें ये कद इनका ऊंचा हो जाए। जैसे ही इनका कद ऊंचा हुआ, पब्लिक ने देखना शुरू किया कि यही लीडर हैं ऑपोजिशन के और इन्हीं के ऊपर में जिनको भी जो मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद नहीं करते उनके शिरमौर यही हैं। ये चीज तय हुई नहीं, है। अच्छा, इसीलिए 22% है, वरना ये 15% था। अभी बहुत वक्त पहले तक, मुझे नहीं पता आज भी कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि इनके स्टार कैंपेनर राहुल गांधी हैं, मोदी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी हैं। अब ऐसा रह गया क्या? देखिए, अभी भी उनके भाषण अगर हम थोड़ा भी एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारा तारतम्य नहीं होता है, उनके फैक्ट्स गलत होते हैं। वो नहीं, उसकी बात नहीं, जो बात उन्होंने कही, जो बात उन्होंने छोड़ दिया, अपने हंसना छोड़ दिया। देखिए, वो भी इस वजह से कब तक हंसेंगे एक ही जोक पे ना? क्योंकि ये एक तो ये बात है, और इसलिए नहीं कि उनके भाषणों में कोई स्तर बढ़ गया है, क्योंकि सीटें बढ़ गई। देखिए, पॉलिटिशियन का केवल एक लिटमस टेस्ट है कि वो सीटें ज्यादा लेके आ रहा है, वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी को प्रूव करना अपना वर्ड, जो रजनी सबसे पहली बात है, उन्होंने खुद क्या करके दिखा दिया। आप कास्ट सेंसस करिए ना अपने जगह पर। उनके पास 2 स्टेट हैं और 2 बड़े स्टेट हैं। आपके पास 2 टेक सिटीज हैं, हैदराबाद है, आपके पास बैंगलोर। आप चमका के दिखाइए ना। चंद्रबाबू नायडू अपने हाथ से, मैं उन दिनों हैदराबाद में रहता था, आपको पता भी, मेरी पत्नी तेलुगु है। वो चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल पकड़ के लेके आए थे बिल गेट्स को। उस समय बिल गेट्स का भारत में कोई बुलिश नहीं था, उसको पकड़ के लेके आए थे उन्होंने, बिल्कुल कह के माइक्रोसॉफ्ट पहला सेंटर उसका हैदराबाद में लगा था, बैंगलोर में नहीं लगा था। जो साउथ में पहली एम्बेसी खुली यूएस की, उन्होंने हैदराबाद में खुलवाई, जो बैंगलोर जा रही। तो चंद्रबाबू नायडू जो मतलब पहले, बल्कि मोदी से पहले गवर्नेंस का कोई आदमी था तो चंद्रबाबू नायडू था, अर्बन गवर्नेंस का सीईओ बोला जाता था। तो वैसा करके दिखाए ना आप। लेकिन वो चुनाव हार गए। आपके पास 2 सीएम हैं, बल्कि आप कर्नाटका के सीएम तो लड़ते रहते हैं। यहाँ पे आप योगी जी और केशव जी कितनी लड़ाई दिखाते हैं। लेकिन ये भी देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू का मॉडल था, वो चंद्रबाबू नायडू का मॉडल सिर्फ अर्बन मॉडल था, इसलिए वो चुनाव रूरल आंध्र प्रदेश बर्बाद हो रहा था उस समय, और नतीजा सामने आ गया था चुनाव में। क्योंकि जब राजशेखर रेड्डी ने जो यात्राएं की अपनी और जो सपोर्ट मिला उसको रूरल आंध्र प्रदेश से, वो सामने आ गया। तो इसलिए मोदी जी के लिए सबसे खराब सिनेरियो क्या होगा कि जब जनता में एक साइजेबल पॉपुलेशन ये सोचने लगे, यार एक बार राहुल गांधी को मौका देके देखे क्या, जो अभी तक सीरियसली कोई नहीं सोचता था। मुझे नहीं लगता, कम से कम ऐसे बहुत होंगे, कम लोग होंगे, लेकिन अगर वो एक लार्ज नंबर सोचने लग गया, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी चुनौती होगी मोदी जी के लिए। लेकिन इसमें देखिए, इसी बात को एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, जब हम लोग सर्वे कल प्रेजेंट कर रहे थे उस पर यह चर्चा उठी। उनका यह कहना था कि राहुल गांधी का समय आ गया है। अब मेरा मतभेद है उस चीज से। उसका कारण यह है, उन्होंने कंपेयर किया कि जो 2012 में मोदी जी थे, आज राहुल गांधी उसी अवस्था तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप वोट्स की बात करें या पब्लिक में क्या परसेप्शन उसकी बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने 12-13 तब जाके जो कांग्रेस का कोर बेस था वोट का, उसमें सेंध लगाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 28-29% से ऊपर उठता ही नहीं था। वो दूसरे के अंदर घरों में घुस घुस के उन्होंने वोट निकाले, कांग्रेस के एक हार्डकोर वोट, और उनको कन्विंस किया कि अगर देश को विकास की पटरी पे दोबारा लाना है तो मैं ला सकता हूं। इन्होंने ये जो काम किया उसकी वजह से बीजेपी का कोर परसेंट 28 से बढ़ के 38 तक गया। वो 10% के एक्स्ट्रा वोट लेकर आए। राहुल गांधी अभी वो नहीं कर पाए हैं। अभी वो सिर्फ ये कर पाए हैं कि अपोजिशन का वोट एक जगह संचित हो, कांग्रेस के पास आए। अभी वो भाजपा के जो कोर वोटर है उनमें सेंध नहीं लगा पाए। जब तक वो नहीं होता तब तक ये कंटेंडर नहीं है। बट ही इज ऑन द राइज। सौरभ रिलेटिव अमंग द ऑपोजिशन, भाई 40% भाजपा है, अपोजिशन कितना 60% हो गया, तो 60 तो भारी है 40 से, बट 60 कभी इकट्ठा ही नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। राहुल को यही काम करना है। कांग्रेस का भी एक 20% कंसोलिडेटेड वोट है, बस है, वो 20 का 22 हुआ है, इसका 22 ही तो हुआ, कोई 20 का 30 नहीं हुआ। जब 20 का 30 कर देंगे तब बात होगी। रजत, उसमें मजे की बात पता है क्या, और जैसे यूपी में है, यूपी में अखिलेश के खेमे में ये डर आने लगा है कि अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, दलित पार्टी वो है, ब्राह्मण पार्टी वो है, और ये हर जगह डर होने लगा है। तो ममता तो बिल्कुल क्लियर है, ममता तो घास ही नहीं डालने थी, भाई तुम बाहर रहो। ममता को पता है कि अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस ताकतवर पार्टी है लेफ्ट से, हर जगह ये दिक्कत है। बिल्कुल सही। ये जो अपोजिशन है ये अभी दिख रहा है आपको। ममता तो बिल्कुल क्लियर आपको अपोजिशन की है नहीं है, लेकिन बाकी जो अखिलेश जो बिल्कुल सामने दिखते हैं। अखिलेश महाराष्ट्र में सीट मांग रहे हैं, कैन यू इमेजिन? अखिलेश हरियाणा में सीट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले भी अखिलेश लड़ते रहे। मैं कह रहा हूं, वो जोर से बार्गेनिंग पॉइंट बन गया है। अखिलेश के बर्थडे में पोस्टर लग रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो तो मुलायम सिंह के लिए लगते थे, तो हर पार्टी लगाती है, वो तो अपने नेता के लिए। एक सीरियस नोट पे मैं इसका काउंटर दे रहा हूं जो अभी उन्होंने कहा। अखिलेश ने गठबंधन क्यों किया, इंडिया गठबंधन? अखिलेश तो और केजरीवाल और चंद्रशेखर राव तो तैयारी नहीं थे गठबंधन के लिए। उन्हें यही डर था कि अगर गठबंधन नहीं किया तो मुस्लिम वोट उनको एक नहीं मिलेगा। तो चूंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है तो कांग्रेस साथ रहो,
तो हमको सही बात, मिलेगा। तो सही ये भी एक बात। उसका I काउंटर agree, I है, agree, ये भी I काउंटर है agree। उसका। अगर वो ज्यादा शिफ्ट हो गया तो वो नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं है, साथ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, ये तय होता भाई है जब ना। मायावती साफ हो गया ना, एक्साइटेड जब तक साथ हो तो आप वो दोनों में वो आप ही दोनों में आएगा, आप ही दोनों में आएगा और वो। कहां जाएगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूं अनफॉर्चुनेटली हमारे बटा देश नहीं में है, जब बटेगा तब लड़ाइयाँ हमारे होंगी। देश में अभी तो अभी तो बटा नहीं है। बटेगा तब जब आमने सामने लड़ेंगे मोदी ना। जी का थर्ड टर्म है। अब मैं 29 का एक सिनारियो सोच रहा हूँ। हमारे देश में ऐसा कोई सैडली कोई उदाहरण नहीं है कि हम कह सकें किसी नेता को 3 टर्म 4 टर्म मिले हों और उसके बाद जनता ने कहा हो कि बस हो गया यार, आपका बहुत हो गया, अब कोई और आए। चीफ मिनिस्टर्स में है ऐसा। हाँ, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, बिकॉज 2 चीफ मिनिस्टर्स जिनको बहुत लंबे टर्म्स मिले थे, सैडली बोथ ऑफ देम डाइड जब इस बार पटनायक वो अपने साहब को- टेन्योर में थे, जवाहरलाल नेहरू जी भी और इंदिरा जी। और दोनों। अब तो हम ये नहीं कह सकते कि जनता इनको वोट आउट करती क्या, वो इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल है, हाँ, वो कहना मुश्किल है, वो कहना मुश्किल। तो इसीलिए मैं इसलिए सवाल थ्रो कर रहा हूं, मोदी जी के 15 साल के बाद क्या हो सकता है आगे भी। बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आगे बड़ा बम्पी रोड है। इतना आसान स्मूथ जो अभी तक पिछले 10 साल रहे हैं वो आने वाले 5 साल नहीं रहेंगे। उसके कुछ कारण है, चाहकर नहीं चाहकर रिजर्वेशन का विषय और उभर के आएगा बाहर, कास्ट सेंसस का विषय और बड़ा होगा, और साथ में डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है, जब प्रॉपर सेंसस हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी। तो साउथ बनाम नॉर्थ, ऐसे कई सारे फॉल्ट लाइन्स, जीरो सम प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि आसान नहीं होने वाली हैं, जिसके ऊपर में तकरार होगी। राजनीतिक समन्वय स्थापित करने के लिए बड़ी एक मैच्योर लीडरशिप चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है आगे आने वाले 5 साल तो लगभग कोई भी नेता हो, मोदी जी हो या कोई भी नेतृत्व कर रहा होता है इतने डाइवर्स देश इसे का, डील उसके करने लिए के 2 मुश्किल- तरीके हैं। हाँ, हाँ। एक तो ये, अच्छा तुम मुझ पर जाति फेंकते हो, लो मैं जाति ले लेता हूं, तुम कह रहे हो कि ये जी, काम जी, जी। तुम इस पर मुझे हराओगे, ये काम मैं तुमसे अच्छा कर लेता हूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि आप नहीं आप उसको अपने आइडिया से काउंटर जो हिंदुत्व का आइडिया है, जो हिंदुत्व का आइडिया कि मैं है। लेकिन अभी लेके तक हम सुन क्या रहे हैं, हम सुन तो रहे। रजत ने क्या बोला अभी, आपने अपने स्टेटमेंट में बोला ना कि नेशनलिज्म के हिंदुत्व के साथ साथ सोशल हाँ, जस्टिस। बिल्कुल। देखिए समाजवाद का सिर्फ तो ये तो co-opt करना है ना, ये समाजवादियों तो- के पास नहीं है। ये तो उसी राह पर चलना हुआ। कम होता जा रहा है उनके कम पास, तो हो- बहुत exactly. कम होता जा रहा है। देन यू आर टोइंग द लाइन। सी, इट्स नॉट अबाउट टोइंग द लाइन, इट इज अबाउट कि अपना स्ट्रेटेजिक मूव्स लेना, कहां पर कौन से इशू पे झगड़ना नहीं है, कन्फ्रंट नहीं करना, अपने कोर इश्यूज के ऊपर में इंश्योर करना कंसेंसस बन सके। मैं जैसा बोल रहा हूं, इसीलिए बहुत तेज दिमाग वाला व्यक्ति ही देश को चला सकता है आगे आने वाले 5 सालों में। इसलिए मोदी जी के लिए अच्छे चैलेंजिंग साल होने वाले हैं। और टेस्ट कहां कराएं सबसे तेज किसका? देखिए, और ऑपोजिशन के पास क्या है, उनको बवाल करना है, हल्ला करना है, सड़कों पे उतरना है। उनका एकमात्र एजेंडा रहने वाला है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पे उतर सकें। अच्छा। यही उनका एक गेम प्लान है। आप कोई भी और हर एजेंडा चीज देश में- को आगे ले और हर जाने चीज वाला में हो, कास्ट की कॉन्शियसनेस क्रिएट करना, हाँ, चाहे वो- कुछ भी हो, चाहे भर्ती हो, खिलाड़ी हो, कौन हारा, और आपको कौन मैं जीता, बताऊं हर शांतनु चीज जी, ओलंपिक हो, वो कास्ट की कॉन्शियसनेस ये क्रिएट जो करेंगे। कास्ट मोदी की जी अब बात, जात का गेम खेलेंगे क्या? नहीं, ये विपक्ष कास्ट का मैं कह रहा हूं मोदी जी के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, मोदी बस जी- सेंसस मोदी- करवाएंगे वो भी। हाँ, मोदी जी को वो सेंसस ये करवाएंगे। दांव नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जाति वो- जनगणना कराएंगे मोदी जी। मोदी जी एक ऐसा नेता है जो इनकी पिच पे जाके बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। राहुल गांधी आके हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग नहीं कर, कोशिश बड़ी करी, फोटो लेके दुनिया भर का ड्रामा, बट कंसिस्टेंसी नहीं है उनके। मोदी आपको जी करेंगे, जाति जनगणना करेंगे आपको लगता है? मुझे लगता है अगर इमीडिएट नहीं, चुनाव का वो भी देखेंगे, बिहार में क्या रहा, बाकी प्रदेशों में जहां पर कास्ट के डायनेमिक सबसे ज्यादा मुखर रूप से होते हैं, वहां पे क्या जनता का ओपिनियन है उसको लेके, उसके हो सकता है देखिए, जरूर जाति करें, जनगणना जो है सही डरेंगे नहीं वो। मेरा भी मानना है रजत कह रहे हैं। भाई बिहार में तो जाति जनगणना का समर्थन किया था ना बीजेपी ने, तो बाकायदा जो बिहार में जो जाति जनगणना सर्वेक्षण हुआ उसमें बीजेपी भी तो शामिल रही है उसमें समर्थन में, तो पार्टली तो उसने किया ही उसका। अब वो वाटर टेस्टिंग करेंगे कि इसका कितना असर पड़ रहा है, और जाहिर है कि वो सही कह रहे हैं कि या तो आप ही ने कहा कि या तो आप उसी को कर दें कि भाई आप मांग रहे हो, या आप चांद मांग रहे हो, लीजिए चांद हमने दे दिया आपको, तो अब क्या करोगे? अब इसका करोगे क्या? क्या बताओ। करोगे? अपोजिशन ये कहेगा देखो हमारे कहने से कर हाँ, बस इतना ही नहीं, वो बचेगा। कहने दीजिए, जो वो- फर्क नहीं पड़ता। भाई वीपी सिंह ने क्या किया Narrative था? कैसे छीनना है वो मोदी जी को पता है। वीपी सिंह ने क्या किया था? वीपी सिंह मंडल कोई मंडलवादी थोड़ी थे, न सोशलिस्ट थे, न पिछड़े पांव 100 में 60 की राजनीति से कांग्रेसी आए थे। सर्वोदयी थे, वो विशुद्ध कांग्रेसियों से भी ये सर्वोदयी थे ओरिजिनली। लेकिन उनको चूंकि 8 अगस्त की रैली में 9 अगस्त की रैली जो हो रही थी उसमें ये डिमांड उठने वाली थी, चंद्रशेखर, कांशीराम और देवीलाल, मैं तो कवर कर रहा था उस समय सारा पूरा मूवमेंट कि मंडल आयोग लागू करे सरकार, और मंडल पर ही वो फोकस होने वाली थी। वो प्रियम्प्ट किया उन्होंने तुरंत 8 तारीख की रात को जो है उन्होंने बड़े नेता बन गए सोशल कई बार जस्टिस। मंडल आपसे मंडल जो बड़े मंडल आयोग पीछे लागू होते कर हैं, दिया, उनके पीछे अब वो एक मंडल राजनीति मसीहा हो गए।
वो अलग बात है कि उसके बाद जनता दल हार गया, उसके बाद जनता दल हार गया, लेकिन बीपी सिंह मंडल मसीहा हो गए। वो गौतम बुद्ध के बाद जो है वो छीनने की बात है, इंपॉर्टेंट इसके दो उदाहरण दूंगा। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से किनारा इसलिए करा क्योंकि वाईएसआर स्पेशल पैकेज का इतनी बड़ी मांग कर चुका था, वो गांव-गांव घूम चुका था, उन्होंने ये स्पेशल पैकेज अगर इसके नाम पे मिल गया तो मैं हट जाता हूं भाजपा से। भाजपा नहीं दे रही थी स्पेशल पैकेज। पहले आपने देखा जो काउ स्लॉटर के अगेंस्ट में जितने कानून बने हैं वो कांग्रेस ने बनाए, और बनाए कैसे हैं, जनसंघ के और बहुत सारे राष्ट्रवादी के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और स्टेट में चल रहे थे। नेहरू जी ने कहा सारी सरकारें थी कि स्टेटों में लॉ बनवा दो, तो सारे जो लॉ बने 1955 से 1965 के बीच कांग्रेस की सरकारों ने 20 से ज्यादा स्टेटों में, क्योंकि अगर ये मामला ही डिफ्यूज हो जाएगा, जनसंघ किस बात पे सड़कों पे आएगा, बन गया लॉ। आप कह रहे थे काउ स्लॉटर के अगेंस्ट में लॉ बनाओ, तो कई बार आपको मुद्दा छीनना भी पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी तो उसमें माहिर है, वो मुद्दा छीन लेंगे उनके हाथ से। मुझे इसीलिए अभी पिक्चर बाकी है। अभी इतना आसानी से ये बोल देना कि ये ग्राफ नीचे आ गया, उसका उठ गया, ये सब बड़ा प्रिय। एलओपी बनने के बाद से भी मुझे लगता है लोगों में राहुल गांधी के लिए एक सीरियसनेस कह लीजिए कि हाँ यार ये सीरियस नेता है। राहुल गांधी अपने राहुल गांधी आज कहाँ है? आज वो इलाहाबाद में है, संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, आज अभी चल रहा होगा इस समय। यानी वो अपना जो एजेंडा उनका है उस पर वो डटे हुए हैं, उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये रिएक्ट करना है सरकार को, रिस्पॉन्ड करना है सरकार को, मोदी जी को, कि उस एजेंडे को जैसे या तो वो उसका एक्सेप्ट कर लें कि चलो हम ही करा देते हैं जाति जनगणना, या उससे बड़ी लाइन खींच दे कुछ और। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जब कास्ट का कॉन्शियसनेस बिल्ड करने का काम इन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव से पहले शुरू किया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों हार गए। उसके बाद इन लोगों को सेल्फ डाउट होने लगा, ये जो कास्ट और जात की बात लगातार कर रहे हैं, इसमें पब्लिक आ रही है इसमें कि नहीं आ रही। फिर इन लोगों के जो इंटेलेक्चुअल सर्कल्स हैं कांग्रेस के, जिसमें विदेश के भी कई प्रोफेसर हैं, क्रिस्टोफ जेफरलॉट वगैरह वगैरह, कई सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने लगातार खुले में भी लिखना शुरू किया इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, और इनको इनके बड़े नेतृत्व को बताना भी शुरू किया कि आप कास्ट पे टिके रहिए, इस विषय से आप इधर उधर मत हटिए, अंततोगत्वा आपको फायदा होगा इस चीज का। और इन्होंने यही किया। उसके बाद इनको कंसिस्टेंटली फायदा मिला लोकसभा में। अब इनको लगता है कि नहीं, कास्ट के बलबूते पे ही जाति की के जितने भी, और वो देख भी रहे हो, जाति के अलावा राहुल गांधी को ये बात कुछ और नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाबी उतनी भरी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कास्ट का चलना ही नहीं था। उसका कारण ये मंडलाइज्ड स्टेट नहीं थे, यहाँ सोशल जस्टिस का मूवमेंट कभी रहा ही नहीं। सोशलिस्टों का थोड़ा बहुत प्रभाव मध्य प्रदेश में था, बाकी जगहों पर नहीं था। और दूसरी बात ये मुद्दा उठाया था, और कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल इस मुद्दे के साथ कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। तो राहुल गांधी की दिक्कत बाहर से ज्यादा अपनी पार्टी के भीतर थी। वो कांग्रेसी राहुल गांधी की मीटिंग से लौट के आता था, कहता था यार ये जाति की बात कर रहे हैं, हमारे नेता को समझ नहीं आ रहा, तो वो नीचे ले नहीं जा रहा था। मोदी जी का एक प्लस पॉइंट क्या है, मोदी जो मुद्दा उठाते हैं जो उनके लिए है कि वो बीजेपी का फिर कार्यकर्ता नीचे तक ले जाता है। वो चाहे यूसीसी हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, क्योंकि सारे कोर मुद्दे हैं उनके। अब उनका वर्कर भी कन्विंस है उन मुद्दों से। तो राहुल गांधी ले जा पा रहे सर जाति का मुद्दा नहीं, लोकसभा चुनाव में ले गए ना वो, और कांग्रेस से ज्यादा वो थ्रू अखिलेश यादव और जो सोशल जस्टिस वो भी एक ही स्टेट में क्यों काम किया फिर? नहीं, महाराष्ट्र में भी काम यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में काम किया। बिहार में अलग डायनेमिक्स है। बिहार में जो कि बैलेंसिंग नीतीश कुमार है, अगर नीतीश कुमार इधर होते तो नतीजे वो होते जो इधर हो गए। वहां तो नीतीश कुमार का जो वोट है वो जिधर चला जाता है वो पार्टी स्वीप कर जाती है। वो 2015 से लेकर 2024 तक इसके उदाहरण सारे चुनाव। एक चीज और शांतनु है, वैसे हम लोग क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को, आप जो आदमी पावर में है उसकी टोपी में बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती हैं, होती है, वो कुछ भी करके बिल्कुल पास ये कि मैं कर सकता हूं ना, तो वो मान लीजिए कभी कुछ पाकिस्तान है, फिर देने के लिए आतंकवाद पे कार्रवाई होगी, नहीं तो कभी कुछ हो गया, जातिगत जनगणना हो गई, वो करके दिखा सकता है। देने के लिए बहुत कुछ होता है, और सामने वाला केवल कंप्लेन कर सकता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। वो भी आसान है, वो भी आसान है। देखिए अपोजिशन के पास क्या होता है, उसके मांगने के लिए बहुत कुछ होता है। अब ये दिया, अब ये दो, और सरकार के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। अभी देने और मांगने के बीच में कौन आगे निकल जाता है, इस पर चीजें तय होती हैं। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये, दूसरा पक्ष जो राहुल गांधी ने निरंतर उठाया वो आर्थिक पक्ष है। इसके लेकर एक ऐसा नहीं है, मैं आज भी डेटा देख रहा था इनकम टैक्स वगैरह की, कितनी फाइलिंग्स हुई, किस वर्ग में सबसे ज्यादा फाइलिंग्स हुई। अगर आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट देखा, हाँ नहीं उनका तो खैर रिकॉर्ड तोड़ होगा, लेकिन एक शमिका रवि जी ने, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी में है, उन्होंने एक डेटा निकाली कि जो हमारे वर्ग में न्यूनतम 20% जनसंख्या है, उनके पास 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की कितनी 2 व्हीलर्स आए हैं, कितने खरीद पाए हैं पिछले 10 सालों में। उस आंकड़े को देख के मैं हैरान था
कि नीचे तक, और ये बड़ा मतलब उन्होंने जो सर्वे होते हैं सरकारी सर्विस वगैरह उससे निकाल के डेटा रखा कि नीचे तक 2 व्हीलर्स तक का पेनिट्रेशन हुआ है। तो और गरीबी के जो आंकड़े हैं वो काफी हद तक नीचे आए हैं। बट सरकार की मुझे लगता है एक जगह जहां कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फेलियर रहा है, अपनी आर्थिक नीतियों की सक्सेस को पब्लिक तक नहीं पहुंचा कम्युनिकेशन में पाई ज्यादा है। मत बुलवाइएगा। नहीं बिल्कुल बात सही है, बट अगर समझ गए सर। सलाहकार शांतनु जी समझ गए होंगे। ठीक तो सलाह नहीं बहुत सी रहेगी। अगर कोई सलाहकार है तो वो सलाह सुन ले, तो उसको पालन कर ले, तो उन्हीं का भला है। हम लोग तो बोल सकते हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो सलाह नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, अच्छे सलाहकार भी आए हैं तो इन्फॉर्मेशन। आप कह रहे हैं सरकार अपना अच्छा काम कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। देखिए, आरबीआई रिपोर्ट लेकर आई कि 4.5 करोड़ 2-3 साल में नौकरियां जनरेट हुई। उसको थोड़ा सा और डेटा को पब्लिक डोमेन में रखते, ताकि उसमें जितने बड़े बड़े दूसरे पक्ष के अर्थशास्त्री उसको बैठ के देखते, कम से कम कहीं तो टेप लगता उनके मुंह पे। वरना वो क्या है, वो लगातार बोलते हैं जी 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, लगी नहीं अच्छा, एक बार नौकरियां। रजत में ऐसा एक बात consensus बताओ, है आप तो मुझे लग रहा है इनकी तरह थोड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी आपका होगा। मतलब अगर किसी को नौकरी मिली है तो मिली है ना यार, मुझे किसी के मुंह से सुनने की क्या जरूरत है। उसको मिली है, हाँ, सही बात है। वो तो ग्राउंड पे उसको अगर उसके बाद राहुल गांधी राग का है भाई देश में सबसे ऐसा बड़ा नहीं मुद्दा बेरोजगारी है, मुझे पता है, मुझे मिली है, देखिए, मेरे मैं पड़ोसी आपको- को मिली है, बात करता मैं हूं। आपको एक चीज मेरे बेटे बताता को हूं। मिली। मेरे बेटे को मिली। एस्पिरेशन का परसेप्शन अगर आप लेने जाएंगे ना, तो अब आप बोलेंगे कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर ही रहा है, साल का उसको 2-3 लाख रुपए ही कमा पा रहा है, नौकरी है उसकी, उसके बावजूद भी बोलेगा कि नहीं व्यवस्था ठीक नहीं है, मुझे तो जो हर सी कोई नौकरी बोलेगा, लगनी थी। और हमेशा वही, बोलेगा। अगर सर्वे में एक सर्वे होता है, CSDS वगैरह भी करते हैं, उनसे मेरा लगातार मतभेद रहता है। अगर आप जनता से पूछेंगे कि महंगाई कैसी है, कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं नहीं महंगाई बहुत कम हो गई है, मैं तो सब कुछ खरीद सकता हूं, और ऐसा और कभी मेरे बोला- पास जेब में बहुत पैसे हैं। और सर 70 साल में ये कभी leading किसी question व्यक्ति ने की बोला कि समस्या महंगाई नहीं है। सर्वे में जितनी भारतीय सर्वे की एजेंसी हैं, एक भारी गलती करती हैं जब वो इन्फ्लेशन की बात करती है और नौकरियों की इसलिए बात मैं करती सर्वे की हैं। बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई अगर जो हकीकत है वो बस सबको आप कह पता रहे हैं है। ग्राउंड पे जो पहुंचा है, तो जिसको मिला है वो तो कहेगा जिसको मिला है, मिला ही है। मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को जो perception की होती है। राशन अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। जो लोग नौकरीशुदा हैं, उनको भी लैडर में ऊपर चढ़ना है, लगातार ऊपर। जो 2 लाख कमा रहा है उसको 4 कमाना है, जो 4 कमा रहा है उसको 8 कमाना है। एक एस्पिरेशनल गैप है, मैं मानता हूं एस्पिरेशनल गैप है। और अभी जैसे एक बहुत बड़ी एक IT की कंपनी थी, उसके ऊपर सोशल मीडिया में बड़ा उसके अगेंस्ट में वायरल हो गई पोस्ट कि उन्होंने नौकरियां देना शुरू करी इंजीनियर्स को 2.5 लाख रुपए साल की। तो लोगों ने बोला हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमको सिर्फ 2.5 लाख की नौकरी दे वो भी रहे हैं। साल की। सोचिए 20,000 रुपए महीना दे रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इन सब कंपनियों पे भी दबाव है, वो सैलरीज नहीं दे रही हैं उतनी, और एक एस्पिरेशन का गैप आ गया है। जितना एक व्यक्ति जितना इच्छुक है जिस स्तर पे जाके काम करने का, उस तरह वैसी की नौकरियां opportunity नहीं नहीं है, मिली उसको। वो नौकरियां नहीं है, वास्तव में नहीं है। और वो तभी हो सकती है जब मैसिव रेवोल्यूशन हो मैन्युफैक्चरिंग को लेके। और सरकार प्रयासरत है, बट यही है ना कि ये तुरंत चुटकी में तो नौकरियां नहीं बनती हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग को लेके। कितने टर्म देने हैं मोदी जी को? ये 5 साल, मैंने बोला एसिड टेस्ट है मोदी जी का, ये 5 साल में उनको सिद्ध करना होगा कि अगर PLI स्कीम लाए, लाखों करोड़ उन्होंने खर्च किए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ रीस्टार्ट हो मुझे सके। लगता है जो सर इंटेंट, सॉरी आपको बता रहा हूं, इंटेंट आज भी देश का ज्यादातर हिस्सा या वोटर वो इंटेंट पर, आपको लगता है मोदी के इंटेंट पर यकीन करता है, नियत पे? नहीं, देखिए इंटेंट की जहां तक बात है तो मोदी जी के उसमें भी डिवीजन है लोगों में, सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी बहुत वर्टिकली डिवाइडेड है इस मामले में। एक सेक्शन है जो बिल्कुल मोदी जी की नियत पर 1% भी जो है डाउट नहीं करता, एक सेक्शन ऐसा मिल जाएगा जो डाउट ही डाउट करेगा। तो ये हमेशा रहा है। नहीं, वो तो भगवान भी उतर आएंगे तो हाँ, भी लोग वो डाउट हमें- करेंगे उनके इंटेंशन। हाँ, नहीं, सीता जी को जो जंगल भेजना पड़ा ना दोबारा, एक साधारण से आदमी ने खड़े होकर डाउट कर दिया इंटेंट पे। तो वो हमेशा रहा है। अब लेकिन वो परसेंटेज कितना ज्यादा है कितना कम, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, मतलब भाई तीसरा टर्म मिला ही ना, मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना चलो चार। नहीं, वो तो इनकी बात सही है। तीसरा टर्म जो मिला, जो रजत ने कहा बिल्कुल सही कहा कि जनता ने बैलेंस कर दिया कि भाई जो आपको एकदम जो एक एरोगेंस का जो सत्ता पक्ष में, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो सत्ता पक्ष में एक एरोगेंस का भाव आ गया था, जनता ने उसको इन्हीं का एग्जांपल आगे बढ़ाते हुए सरकार तो आप चलाइए, इन्होंने लेकिन आप संतुलन के साथ इन्होंने चलाइए। कहा एक आदमी की एस्पिरेशन है कि भाई मैं आज जहां हूं मुझे होना यहां चाहिए, और मुझे वहां अच्छा, और वो नहीं पहुंच पा रहा, उसको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मेरा सवाल जो ये कहना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि लोगों का ऐसा मानना है कि अब फिर वो डिवीजन वाली बात तो होगी कुछ इधर की कुछ उधर के, बाय एंड लार्ज
कि कर भी यही पाएगा यार आदमी। ये मेरा पॉइंट था कि समस्या है लेकिन उसको सॉल्व कौन कर पाएगा। मतलब जो आदमी लेटरल एंट्री का विरोध कर रहा है वो कर पाएगा, जो कहेगा मैं इनहेरिटेंस दूंगा वो कर पाएगा, जिसने इंडस्ट्री का प्रो कभी बात ही नहीं करी वो कर पाएगा क्या? तो लोगों को पता भी, देखिए आप राहुल गांधी से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे क्या करेंगे आप जॉब, उनका हम 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है 2 लाख खत्म, फिर क्या करेंगे? फिर हम लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाल देंगे, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कभी नहीं कहा मैं इंडस्ट्री लाऊंगा, मैं जैसे चंद्रबाबू नायडू का खास सेंसस नहीं, मुझे तो स्किल सेंसस शांतनु, सरकार भी कोई बात आपको राहुल गांधी सरकार भी कोई खाका विजनरी हो, सरकार भी कोई खाका दे नहीं पा रही है। सरकार की फेलियर क्या है? सरकार जो है कोई ऐसा रोड मैप नहीं दे पा रही है जिससे लगे कि अगले 5 साल में आप देश में ये 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। नहीं देखिए उस तरह का ये ऐसा कोई खाका। और सबसे बात जो बिगड़ी कहां से, देखिए नोटबंदी जब आपने की ना, अच्छा तो जो आपको एसएमई और वो सेक्टर जो नौकरियां देता था वो जो पटरी से उतरा है। शेर रह गया, शेर रह गया सर आज का। अरे चलिए शेर बिना शेर के शो कंप्लीट नहीं होता है। नहीं शेर बिल्कुल शेर सुनाइए। अरे सर आप तब तक मैं सुनाऊं, आप सुनाएंगे? आप पहले सुनाइए, तब तक निकालते हैं। मैं आपको एक अंतिम बात मैं यहाँ से रखता हूँ कि प्रणब मुखर्जी का एक लास्ट पब्लिक भाषण हुआ था, अटल मेमोरियल लेक्चर उन्होंने दिया था। उन्होंने एक चीज बोली थी कि भारत की जनता बड़ी समझदार है, वो किसी भी नेता, चाहे वो नेहरू रहा हो, इंदिरा गांधी रहा हो, किसी को भी 50% से ज्यादा वोट कभी भी नहीं दिया। उसने हमेशा एक तरीके से एक लीश लगा के रखी है कि आपके अंदर की अगर टेंडेंसीज हैं, सर झुका के आप काम करिए देश के लिए, आप काम करते जाएंगे, आपको निरंतर आगे मैंडेट मिलता रहेगा। मिल गया। तो ये एक गूढ़ बात वो कह के गए थे। अभी किसी पे भी लागू हो सकता है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जाकी रही भावना जैसी के हिसाब से, कि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। क्या बात है सर, किस पे टिकाए हैं? मैंने कहा जागी रही भावना जैसी। मैं कविता बोलना उसके बाद पब्लिक नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो मोदी जी कहना चाहते हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कि तो बड़ा पते का शेर में पता क्या है क्या? फिर कह रहा हूँ मेरे सुन मुझसे रहे हैं, कह वो रहे हैं। मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है। क्या बात है? मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना, दुश्मनों की निगाह में रहना है। मुसलसल दुश्मने जहां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। वाह क्या बात। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद तुझे ही परेशानी में रहना। उनको लगता होगा ऐसा, कर लो भी परेशान। नहीं 240 आए, कर लो परेशान, कर बिल्कुल। लेटर एंट्री नहीं चाहिए, लेक्चर कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद फिर देखेंगे। तो मुकाबला जारी है सर, चल रहा है। बहुत शुक्रिया विरोध जी, कुरुक्षेत्र में मुकाबला ना हो तो फिर कुरुक्षेत्र आएगा। बहुत शुक्रिया रजत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, शांतनु जी बहुत शुक्रिया।